हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में जो है हमें दो स्टोरी दी गई है शुरुआत पे। पहली स्टोरी है हमारी बेल्जियम की और दूसरी स्टोरी है हमारी श्रीलंका की। इन दो स्टोरी के साथ जो है यानी इन दो स्टोरी के बारे में हमें बताने के बाद जो है ये हमें चैप्टर का जो है फुल कॉन्सेप्ट इन स्टोरीज़ के द्वारा जो है बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने बेल्जियम से। स्मॉल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप एंड हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यानी कि जो बेल्जियम है वो हमारे वेस्टर्न यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसका जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है 4 कंट्रीज़ के साथ। और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। जो इसका एरिया है वो हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा के इक्वल है और जो इसकी पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा नहीं है। 1 करोड़ 1 करोड़ तक उसकी पॉपुलेशन है। अब जो हमारा बेल्जियम है उसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग हैं। पहले है हमारे डच स्पीकिंग जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो जो पूरे कंट्री लेवल पर देखें तो 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है जो कि हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं अगर हम हमारे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बात करें तो कंट्री लेवल पर जो है हमारे 40% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं। और वो कहाँ पर रहते हैं? वो रहते हैं हमारे वलोनिया रीजन में। अब जो बचा हुआ 1% है वो है हमारे जर्मन स्पीकिंग, यानी कि जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। अब कंट्री लेवल पर हम देख सकते हैं कि हमारा मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में हमारे डच स्पीकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है क्या बोलती है? डच। लेकिन अगर हम वही बात करें कैपिटल लेवल की, बेल्जियम की कैपिटल है हमारी ब्रुसेल एंड ब्रुसेल लेवल पर जो है मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की। 80% लोग जो हैं ब्रुसेल्स के वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। वहीं जो बचे हुए 20% है वो डच स्पीकिंग लोग हैं। अब जो है आगे चैप्टर को शुरू कर मतलब आगे का चैप्टर आपको बताने से पहले जो है मैं आपको एक डेफिनेशन जो है क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो डेफिनेशन है हमारी एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप जो है कुछ नहीं है, बस एक इस तरह का ग्रुप है जिसमें जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे को किसी भी कॉमन चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो कॉमन चीज़ कुछ भी हो सकती है, उनका कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन ट्रेडिशन हो सकता है, उनकी कॉमन हिस्ट्री भी हो सकती है, उनकी कॉमन लैंग्वेज भी हो सकती है। कुछ भी हो, बस वो अपनी किसी भी कॉमन चीज़ के थ्रू जो है एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी। बेल्जियम में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी that the minority French speaking community was relatively rich and powerful। जो हमारी कंट्री लेवल पर माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिच थे, पावरफुल थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। और डच स्पीकिंग लोगों का जो है ऐसा मानना था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं जो कि हमारे कंट्री लेवल पर माइनॉरिटी में है लेकिन वहीं कैपिटल लेवल पर मेजॉरिटी में है और सिर्फ उनको ही जो है सारा उनकी ही डेवलपमेंट हो रही है। वो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनका एजुकेशन लेवल में डेवलपमेंट हो, मतलब उनको सारे तरीके के डेवलपमेंट जो है सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहे हैं, डच स्पीकिंग वाले लोगों के लिए नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है 1950s और 1960s में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच का जो टेंशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इतनी स्टोरी हम पहले बेल्जियम की पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है जो कि हमारे तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट में है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा नहीं है, इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ अराउंड है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारे साउथ एशिया रीजन में पाए जाने वाले बाकी के देश हैं उनकी तरह ही जो श्रीलंका है उसकी भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में किस तरह क्या कौन सी भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिल स्पीकर्स की। तमिल स्पीकर जो है वहाँ पर 18% है। उसी में से
13% जो हैं वो है हमारे श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन से होते हैं? श्रीलंकन तमिल्स होते हैं जो कि हमारे श्रीलंका में ही रहने वाले तमिल बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे बचे हुए 5% की, वो है हमारे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन से होते हैं? इंडियन तमिल्स वो तमिल्स होते हैं जिनके फोर फादर्स जो हैं, यानी कि जिनके दादा परदादा जो हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे एक प्लांटेशन वर्कर के तौर पे जो है काम करने आए थे श्रीलंका में, और अब वो वहीं पर बस गए हैं। फिर है हमारे सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स हैं हमारे 74%। एंड अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो है हमारे मेजॉरिटी में। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग हैं ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सो जो मोस्टली सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, और जो हमारे तमिल स्पीकिंग है वो हिंदू भी हैं, यानी कि वो हिंदुज़म भी फॉलो करते हैं, और वो मुस्लिम भी है, यानी वो इस्लाम भी फॉलो करते हैं। और वही हम बात करें छोटे परसेंट पे, छोटे लेवल पर, सो जो तमिल और सिन्हाला है वो 7% की बात कर रहे हैं हम। सो जो तमिल और सिन्हाला है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं। अब हमें जो है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को जो है अभी साइड में रख देना है। हमें इसकी परसेंट जो है काफ़ी ज़रूरी है याद करनी, ये हमसे MCQs के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हमें क्रिश्चियन लोगों को साइड में रखना है, हमें फोकस करना है हमारे बुद्धिस्ट पे और तमिल स्पीकिंग वाले हिंदू मुस्लिम पे। अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में हुआ बच्चों मेजॉरिटेरियनिज़म, यानी कि मेजॉरिटेरियनिज़म का मतलब होता है कि जब जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, या फिर सिर्फ मेजॉरिटी वाले लोगों की ही जो है बात मानी जाती है, माइनॉरिटी वाले लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती, उसी को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज़म। अब श्रीलंका जो है वो आज़ाद कब हुआ? वो हुआ 1948 में। जस्ट हमारे एक साल बाद जो श्रीलंका था वो आज़ाद हो गया था। लेकिन क्योंकि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, तो श्रीलंका के सेंट्रल लेवल पर या फिर मिनिस्ट्री लेवल पर हम एक तरह से कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट में जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो लीडर्स के तौर पर राज कर रहे थे। इनफैक्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। और उस टाइम पर जबकि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट जो है रूल कर रही थी, सो उसने एक सीरीज़ जो है फॉलो की, वो थी हमारी मेजॉरिटेरियनिज़म, यानी कि उसने जो है सिन्हाला की सुपरमेसी, सिन्हाला की मेजॉरिटी को जो है एस्टैब्लिश कर दिया। मेजॉरिटेरियनिज़म की हमें डेफिनेशन मिल जाती है यहाँ से। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। यानी कि जो मेजॉरिटेरियनिज़म है वो एक इस तरह का बिलीफ है जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अब किसी भी कंट्री पर जो है इस तरह से रूल करती है जैसा वो चाहती है, माइनॉरिटी की कोई भी बात बिना सुने वो ऐसे काम करती है। अब बात करते हैं कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, यानी कि उस टाइम पर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उन्होंने कैसे सिन्हाला यानी कि हमारे सिन्हालीज़ का फेवर किस तरह से किया। सो अगर हम बात करें 1956 की, सो 1956 में जो है एक ऐसा एक्ट पास हुआ था जिसमें जो है उन्होंने जो है श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज किसे घोषित कर दिया? सिन्हाला की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिन्हाला को। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बन गई? सिन्हाला। और उन्होंने तमिल को जो है कहीं पर भी जो है नहीं रखा। द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जिसमें उन्होंने इस बात का फेवर किया कि सिर्फ जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं उन्हीं को ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी या फिर उन्हीं को ही यूनिवर्सिटी में जॉब्स मिलेगी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। यानी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूरी कंट्री है या फिर स्टेट लेवल पर बात करें तो हर किसी को जो है सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना है, उसको फॉस्टर करना है। सो गवर्नमेंट की इन सब बातों की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स की बात नहीं हो रही है, श्रीलंकन तमिल्स की बात हो रही है। सो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको जो है एक फीलिंग आने लगी एलियनेशन की,
एलियनेशन का मतलब है कि उन्हें जो है ऐसा लगने लगा कि वो वहाँ के है ही नहीं, वो कहीं और से ही आए हैं, मतलब उनके साथ इस तरह का बिहेव हो रहा था। अब इन सब ये जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसीज़ बना दी, सो उसका श्रीलंकन तमिल्स ने किस तरह से रिएक्शन दिया। They felt that none of the major political parties led by the Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution government policies denied them equal political rights and discriminated against them in getting jobs. यानी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो हमारी जो मेजॉरिटी है सिन्हाला, यानी कि सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, और इसीलिए जो मिनिस्ट्री लेवल पर यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हमारे सिन्हाला स्पीकिंग लोग ही हैं। वो जो हैं श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी फॉस्टर नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा कि जो उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है डराइव किया है, उसमें जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें कहीं पर भी उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और ऊपर से उन्हें जॉब्स भी नहीं मिल रही है। क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसी ऐसी पॉलिसी निकाली थी जिसमें उन्होंने सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ही यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए रखा था। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, उन दोनों के बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दोनों का ही जो है एक दूसरे से विश्वास उठ चुका था, और इसकी वजह से जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, ये एक सिविल वॉर में टर्न हो गया। और अब क्योंकि जो सिविल वॉर हो गया था, सो सिविल वॉर का एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। अब ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी के ही लोग थे या मेजॉरिटी के ही लोग थे, दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग थे वो मारे गए। बहुत सारी जो जिंदगियां थी वो बर्बाद हो गई, बहुत सारी फैमिली जो थी वो सड़कों पर आ गए, उनके घर उजड़ गए। अब लोगों के साथ साथ जो है पूरी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब वो चाहे हम सोशल लेवल जो सोशल लाइफ है कंट्री की उस पर कह लें, या फिर कल्चरल या फिर इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लेवल पे भी जो है पूरी कंट्री को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर ये जो सिविल वॉर था ये एंड कब हुआ? ये ख़त्म हुआ हमारा 2009 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मिल जाती है हमें सिविल वॉर की एक डेफिनेशन: अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। यानी कि जब दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जो है एक वायलेंट यानी कि मार धाड़ वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, भयंकर हो जाता है, इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि वो हमें वॉर की तरह लगने लगता है, उसी को हम बोलते हैं सिविल वॉर। अब हमने जो है श्रीलंका की पूरी स्टोरी जान ली। अब हम पढ़ेंगे हमारी बेल्जियम की बची हुई स्टोरी। अब हमने जैसा कि अभी पढ़ा था कि जो हमारे डच स्पीकिंग लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, उनके बीच का जो टेंशन था वो 1950s और 60s में बढ़ गया था। सो उसके बाद क्या हुआ अब हम वो पढ़ेंगे। बेल्जियम में फॉलो हुआ एकोमोडेशन। जैसे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ, वैसे ही बेल्जियम में फॉलो हुआ एकोमोडेशन, यानी कि एडजस्टमेंट। उन्होंने जो है एडजस्टमेंट को यूज़ किया बेल्जियम में। किसने? बेल्जियम की गवर्नमेंट ने। अब जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने श्रीलंका से अलग पाथ लिया। उन्होंने जो है कुछ और तरीका अपनाया अपने बेल्जियम को जो है सही रास्ते पर लाने के लिए, जो टेंशन है वो कम करने के लिए। उन्होंने जो है पहले अच्छे से जांचा कि उनके वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है, किस तरह की डाइवर्सिटी है, कितने कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने हर चीज़ को पहले अच्छे से रिकग्नाइज़ किया। फिर उन्होंने जो है 1970 से 1993 तक यानी कि 23 सालों में जो है उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, यानी कि 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदला। अब उन्होंने 4 बार क्यों बदला, उन्होंने एक ही बार में क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बार जो है उनके दिमाग में ऐसा पॉइंट आ जाता था जिससे कि उन्हें लगता था कि हाँ कंट्री में पीस मेंटेन हो सकता था या फिर हो सकता है। सो उन्होंने इस बात पे जो है गौर फरमाते हुए उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला। और क्यों बदला? दिस वाज टू फैसिलिटेट पीसफुल लिविंग फॉर ऑल इन दी कंट्री, यानी कि कंट्री में रहने वाले हर सिटीज़न के लिए एक शांति भरी ज़िंदगी जो है हर कोई जिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं बेल्जियन मॉडल, उसको जो है उन्होंने डेराइव किया। अब हम पढ़ेंगे उसके
एलिमेंट्स क्या क्या थे। जो हमारे बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले जो भी मिनिस्टर्स होंगे उसमें फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे तो 5 जो होंगे उसमें से डच स्पीकिंग लोग होंगे, वहीं जो बाकी के 5 होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. यानी कि अगर उन्हें कोई भी चेंज करना है किसी भी लॉ को लेकर या फिर कोई भी बात हो जाती है, सो दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। उन्हें जो है पहले वो डच स्पीकिंग वालों की मेजॉरिटी लेंगे, फिर वो फ्रेंच स्पीकिंग वालों की मेजॉरिटी लेंगे, देन वो दोनों को सम अप करके जो है कोई डिसीज़न लेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने जो है सेंट्रल लेवल के साथ साथ जो है स्टेट लेवल पर भी मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रखा है, यानी कि नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। यानी कि ब्रुसेल्स के पास जो थी एक अलग से गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों का नंबर इक्वल था। अब इन सब के बाद जो है एक और उन्होंने अच्छा काम किया था, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनाना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी ये हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अलग अलग थी कि जो हमारे डच स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिससे कि क्योंकि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हर किसी को अपने कल्चर का खुद ही पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर डच स्पीकिंग लोगों के लिए कोई डिसीज़न लेना है तो वो अगर डच स्पीकिंग लोग ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो इसलिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये बनाई गई थी हमारे बेल्जियम में, जिससे कि कोई भी कल्चरल, एजुकेशनल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इशू ना हो। इन सब इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। सो अब हमने जो है ये 2 स्टोरीज़ पढ़ी हैं और इससे हमें पता चलता है कि जो बेल्जियम मॉडल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन एकोमोडेटिंग है, यानी कि एडजस्टमेंट वाला है। उन्होंने जो है एडजस्ट करके जो है अपनी पूरी कंट्री को जो है संभाला है। उन्होंने सिविल वॉर होने से बचाया, दोनों के बीच का जो टेंशन था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच का जो टेंशन था उसको भी दूर कर दिया। और इसी की वजह से जो ब्रुसेल था उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी चुना गया था। ये प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन है कि who was chosen as the headquarter of European Union, एंड इस बार जैसा कि एमसीक्यू का पैटर्न है सो उसमें पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स was chosen as the headquarter of European Union। What did we learn from Belgium? हमने बेल्जियम से क्या सीखा? In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। यानी कि जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने जो है अच्छे से समझा, वहाँ की डाइवर्सिटी को जाना और फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो दोनों ही कम्युनिटीज़ के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी जो फीलिंग्स है उनमें इंटरेस्ट लाएंगे, तभी जाकर कंट्री की जो यूनिटी है वो बरकरार रह पाएगी। और इस रियलाइजेशन की वजह से उनके इन कामों की वजह से जो है उन्होंने जो है पावर शेयर की और इसकी वजह से वो सिविक स्ट्राइफ से बच गए, यानी सिविल वॉर से बच गए। और हमने श्रीलंका से क्या सीखा? श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। यानी कि हमने श्रीलंका से ये सीखा कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ साथ पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर भी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, पावर शेयर करने से मना कर देती है, सो इसका असर पड़ता है कंट्री की यूनिटी पर। जो कंट्री की यूनिटी होती है वो हो जाती है बर्बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग होना क्यों ज़रूरी है? सो इसके भी हमारे 2 कारण हैं। देयर आर 2 डिफरेंट रीजन्स। फर्स्ट रीज़न इज़ प्रूडेंशियल
रीजन्स। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब है कि जिसको जो है हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मान लो आप जो है आपका टेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में और आपको टेस्ट कॉपी लेकर जाने के लिए बोला है। सो अगर आपका कल टेस्ट है और आप कल कॉपी ले जाना भूल जाते हैं, सो आपको जो है परसों जो है कॉपी लेकर जाना याद रहेगा, क्योंकि आपको ये भी याद रहेगा कि मैं कल कॉपी ले जाना भूल गया था और मैम ने जो है या फिर सर ने जो है मेरी पिटाई की थी, सो इसलिए मैं आज अपनी टेस्ट कॉपी लेकर जाऊँगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रीज़न की। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब जिसको हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हो। जो प्रूडेंशियल रीज़न होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग है उसके बहुत अच्छे आउटकम्स मिलेंगे, यानी कि जो उसका रिज़ल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। पावर शेयरिंग से बुरा रिज़ल्ट निकले ऐसा नहीं हो सकता। प्रूडेंशियल रीज़न हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। किन्हीं भी दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने से ये रोकता है और ये हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपने राजनीति का जो पूरा सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करें, उसको जो है अच्छे से रखें। और एक बात जो है इसमें बहुत अच्छी बताई गई है कि अगर कोई मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी पे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है या फिर उसको प्रेशराइज़ करती है, सो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए जो है बुरा नहीं होता, ये मेजॉरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये कंट्री लेवल पर भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, एज वी हैव सीन इन श्रीलंका स्टोरी। सेकेंड रीज़न इज़ हमारा मॉरल रीज़न। There is a second deeper reason why sharing of power is good for democracies, that is moral reason। यानी कि जो हमारा सेकेंड डीपर रीज़न है जो कि हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों अच्छी है डेमोक्रेसीज़ के लिए, वो है हमारा मॉरल रीज़न। Power sharing is the very spirit of democracy. In democracy, people have a right to be consulted on how they are to be governed। यानी कि एक डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में मतलब लोगों के पास ये अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि उन्हें किस तरह से गवर्न करना है। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न जो है वो हमें बताता है, वो जो है हम बेटर आउटकम्स के बारे में सोचता है, वो अपने रिजल्ट के बारे में सोचता है। वहीं जो मॉरल रीज़न है वो उस चीज़ के बारे में सोचता है कि वो किस तरह से काम करेगी, यानी कि वो हमें जो मॉरल रीज़न है वो हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल है, उसका होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। जो पावर शेयरिंग है वो कितने तरह की होती है। बहुत लंबे समय से जो है हमने एक और तरह की गवर्नमेंट देखी है, वो है हमारी मोनार्की। जो पहले के लोग थे उनका ये मानना था कि जो पावर है वो सिर्फ एक पर्सन के पास होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर जो पावर है वो डिवाइड हो गई सो उससे जो है जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, बहुत देर लग जाएगी किसी भी डिसीजन को लेने में। लेकिन अब जो नई डेमोक्रेसीज आई है सो उसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं आ गए हैं। उसी में से हमारे फॉर्म्स हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जिसे हम फेडरल भी कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल की। जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम है हमारा, उसमें जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से हैं? पहला है हमारा लेजिस्लेचर, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो लेजिस्लेचर होता है वो हमारे रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है नाम से ही पता चले हमारे लॉज को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। और जो जुडिशरी है वो देखता है कि कौन कौन इन लॉज को फॉलो कर रहा है और जो नहीं करता है उनको पनिशमेंट देने का काम हमारा कौन करती है? जुडिशरी। अब बात आती है कि हम इस हॉरिजॉन्टल सिस्टम को हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? हम इसको वर्टिकल भी तो कह सकते हैं। इसका कारण है एज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यानी कि ये जो है हमारे
ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन उनको एक सेम लेवल पर रखता है, जिससे कि जो पावर है वो एक ही मतलब पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी के पास भी ज़्यादा या कम पावर ना जाए। तो एग्जांपल ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इनके पार्ट्स कर दें तो तब भी जो है हम देख सकते हैं कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक ही लेवल पर है। सो इस तरह से जो है हम बता सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऑर्गन के पास जो है ज़्यादा पावर नहीं होती है, सबके पास इक्वल पावर होती है। हर कोई तीनों जो हैं एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहते हैं कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो है हमारे पावर शेयरिंग के जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, इसमें पावर शेयरिंग की बैलेंस बनी रहती है। और इस अरेंजमेंट को जो है हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, सो प्लीज़ आप इसको भी थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेकेंड फॉर्म है हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हमें लेवल से ही पता चल रहा है कि जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी मतलब डिवाइड है, पर किसी के पास ज़्यादा पावर हो सकती है। सो ये जो हमारे अलग अलग लेवल्स हैं कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। सो अगर हम इनको इस तरह से डिवाइड करते हैं, सो ये हमारी ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है, ये इससे नीचे आ रही है और ये इससे नीचे आ रही है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पावर शेयरिंग है पर इक्वली नहीं है। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको ये। सो इस तरह से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, सो ऊपर नीचे कोई नहीं है, सब सेम लेवल पर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। सो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, पेपर में आपको इस तरह से नहीं करके आना है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हर डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमारा इंडिया है उसके पास भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके 3 टायर्स है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 लेवल्स। हर डेमोक्रेसी के पास मतलब ज़्यादातर जो हमारी डेमोक्रेसीज हैं उनमें 2 लेवल्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल लेवल है और स्टेट लेवल पर जो पावर है वो शेयर हुई है। लेकिन जो इंडिया है उसमें 3 लेवल पर जो है पावर शेयरिंग हुई है। फर्स्ट इज सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल एंड देन local level. The constitution clearly lays down the power of different levels of government. This is what they did in Belgium but was refused in श्रीलंका। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अच्छी तरीके से लिखा गया है कि जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में जो है डिवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स में किस तरह से पावर को शेयर कर सकते हैं। पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यानी कि जो पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड होनी चाहिए, अब वो चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड हो। इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है दैट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन। जो हमारी कंट्रीज़ जो इंडिया के वीकर सेक्शंस हैं यानी कि जो हमारे SC STs और OBCs हैं और जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी सीट जो है रिज़र्व की गई है। इसका जो हम जो है बेल्जियम की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं वो है हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो भी तो इसलिए बनाई गई थी कि हर एक लैंग्वेज ग्रुप को जो है सही से उसकी डायरेक्शंस पर फॉलो किया जा सके। यानी कि हर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको क्योंकि उस लैंग्वेज वाले लोगों का कल्चर पता है, सो वो उस पर अच्छे से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर कैसे कर सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज कंपटीशन अमंग इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। यानी कि अब पार्टीज़ जो हैं इतनी सारी बन चुकी हैं कि किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी आना पॉसिबल ही नहीं है। Sometimes power is shared in a direct way when 2 or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus power is shared. सो किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी ना आने की वजह से बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर बना लेती हैं एक अलायंस। अलायंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन पार्टी। ठीक है, यानी कि एक पार्टी से ज़्यादा पार्टीज़ वाला जो ग्रुप होता है उसी को हम बोलते हैं अलायंस। और अगर एक कोई भी अलायंस जो है वो इलेक्ट हो जाती है, सो वो मिलकर जो है कोअलाइशन गवर्नमेंट बना लेती है। यानी कि बहुत सारी पार्टीज़ जो है मिलकर रूल
करती हैं और इस तरह से जो पावर होती है वो एक हाथ में ना रहकर, एक व्यक्ति के पास ना रहकर बट जाती है। यहाँ पर मिल जाते हैं हमें कोएलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद इन दैट कोलाइशन। यानी कि कोलाइशन गवर्नमेंट एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं और वो इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि जो पावर है वो किसी एक पार्टी के पास ना जाए, फिर किसी एक व्यक्ति के पास ना जाए, पावर जो है सबके पास इक्वली जाए, शेयर हो। नेक्स्ट इज़ अमंग प्रेशर ग्रुप्स, यानी प्रेशर ग्रुप्स के बीच में हम किस तरह से जो पावर है वो किस तरह से शेयर कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी वेरियस प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे फील इज़ रॉन्ग एंड पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब है कि बहुत सारे लोगों, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो मिलकर जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं जब उन्हें अपना कोई डिसीज़न मनवाना होता है या फिर उन्हें गवर्नमेंट का कोई डिसीज़न गलत लगता है। सो वो उस डिसीज़न को बदलने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप है। ये रही यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशन, दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए या गवर्नमेंट की बात को जो है ना मानने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, जिससे कि उनकी बात मान ली जाए या गवर्नमेंट अपनी बात को टाल दे। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ अमंग मूवमेंट्स, यानी कि बहुत सारे मूवमेंट्स चला के। फॉर एग्जांपल आर नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो हमारी नर्मदा नदी थी, सो उस पर जो है डैम बनाने की तैयारी हो रही थी। सो इसलिए जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक आंदोलन बनाया जो कि था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी कि वो नर्मदा नदी को बचाना चाहते थे, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे डैम कंस्ट्रक्शन से। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपका एक सिंगल डाउट भी हो, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।